भाई कैसे आप सभी लोग। चलिए, तो वॉइस आ रही है मेरी। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, ठीक। चलिए, तो फाइनली जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है वो हम लोग दो क्लासेस लेके आते हैं डेली वाईटी पर, बाकी की एप्लीकेशन पर चलती ही हैं। इन दो क्लासों में आपको एक तो एसएससी जीडी के पीवाईक्यू मिलते थे जो कि आज समाप्त हो रहे हैं, और कल से उसमें हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे जो कि ऐसे प्रश्नों पर आधारित होगा जो उससे कल के पेपर में आ सकते हैं। उसको हम उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ों को सर्च करके, और आज से ही हम उस पर लग गए हैं। और कल से जो क्लासेस होंगी आपकी वो मॉक टेस्ट की होंगी, मॉडल पेपर की होंगी। पहली चीज़ जीडी की बात करता हूँ रीड की क्लास की। रीड की क्लास में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ लिए हैं, और अब आप डेली शानदार मॉड्यूल पढ़ते हैं, शानदार मॉडल पेपर पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रहता है, आप सब जानते हैं। तो अगर ये क्लास आप ले रहे हो तो ये क्लास जो है वो इस लेवल की है कि आप सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम, है ना, आप जैसे यहाँ लगा लूँ इसको, लग जाए यार, क्या हो गया। ठीक है, तो आप जैसे सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आप वीडियो जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी अब तमाम ऐसे एग्जाम्स जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत ग्रेड लेवल पर आते हैं, ऑफिसर रैंक पर आते हैं, है ना, रीट जैसे एग्जाम हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी। अच्छा ये बताओ, ब्लर हो रही है क्या मेरी स्क्रीन? सम बार ब्लर हो रही है क्या? अब ठीक है। चले, तो चलते हैं आज की क्लास पर। पहला ही प्रश्न आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रयास करेंगे हम सभी विद्यार्थी कि इसको अच्छे से कर पाए। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है। आपको कुछ लेखक लिखे हुए हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सी रचनाएं हैं और कौन सी सही है। नीतू नलिवाल, राधे राधे। अशोक चौधरी जी स्वागत है आपका। श्रेया, राधे राधे बच्चे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। साकेत जो है वो एक महाकाव्य है जिसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने यशोधा लिखी है, पंचवटी लिखी है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचनाओं में जो है वो और भी तमाम रचनाएं आती जिनमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि द्वापर लिखी, उन्होंने द्वापर लिखी। इसके अलावा उन्होंने, है ना, स्कंद गुप्त लिखा। मतलब स्कंद गुप्त को उनका है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो ऐसे तमाम रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। पंचवटी भी उन्हीं की है, यशोधरा भी उन्हीं की है। कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद का है, इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ग्राम इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचना कामायनी के अलावा आंसू, लहर, झरने, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनकी रचना है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इनकी रचना हो गई। रंगभूमि जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है, रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, ये ध्यान रखना। और यहां पर गोदान भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो यहां पर जो विकल्प आपको मिलेगा वो ऑप्शन सी, बिल्कुल सही कहा। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है, शानदार जवाब था आप लोगों का, थैंक यू सो मच, बहुत ही उम्दा, क्या बात है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड। चलो एक और प्रश्न लेके चलते हैं। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहां लगते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के ठीक पहले जुड़ते हैं, ना कि बाद में। अगर जो बाद में जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय। और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, यानी यहां आप देखोगे आ और रूढ़, रूढ़ शब्द होता है, आ अलग होता है, उप अलग होता है, करण अलग होता है, विरोध अलग होता है, और निर अलग होता है। तो इसमें तो निर उपसर्ग है, इसमें उप उपसर्ग है, और इसमें आ उपसर्ग है। लेकिन यहां पर जो सुखी लिखा है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। सुख धन ई प्रत्यय जरूर लगा हुआ है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है ई, लेकिन वो क्या है? प्रत्यय। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कहीं उपसर्ग है क्या? नहीं है, इसीलिए आपने जो चुनाव करा वो विकल्प ए का किया। तो दूसरे प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन ए होगा। बेहतर, बहुत शानदार, उम्दा। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं हम, और ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न मित्रों। अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपसे पूछा है। अभी आपसे उपसर्ग पूछा था, अब उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया? प्रत्यय। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के ठीक कहां लगता है। मान के चलो कोई भी एक मूल शब्द होगा, और प्रत्यय शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, यहां पर लगेगा तो समझ लेना प्रत्यय है। ठीक है, तो मूल शब्द के अगर बाद में लगता है,
ठीक है, मूल शब्द के बाद में लगता है तो प्रत्यय। देखो अध्यापिका में देखोगे मूलतः शब्द होता है अध्यापक, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अगर अध्यापक लिखा है तो इसमें का पर देखोगे अध्यापिका लिखा है, तो अध्यापन मूलतः शब्द होता है, या अध्यापक में अक प्रत्यय लगा है। और वहीं अगर यहां पर मैं लिखता अध्यापन या अध्यापन, तो अध्यापन में अगर एक जोड़ते हो तो यहां पर ध्यान रखना मूल शब्द इसमें अध्याप होता है, और अध्याप में जब इका लगाओगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अध्यापिका। तो इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा आता है, एका प्रत्यय आता है। कहीं ऑप्शन में एका प्रत्यय दिखेगा, आप कहोगे विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो यहां पर हम विकल्प डी का चयन करेंगे। कांता गुड इवनिंग, काफी दिनों बाद दिखे हो। चलिए तो चलते हैं एक और प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न भी देख लीजिएगा एक बार। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है। मन के किसी और प्रवृत्त होने या वहां से या उससे हटने की अवस्था, मान के चले ये अवस्थाएं होती हैं, आपकी जो अवस्था है वो यहां है, ठीक है, ये आपका मन है और आपकी जो अवस्था है वो इस ओर लगी है, लेकिन यहां से हटकर इधर आ गई। इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया, अपनी मनोवृत्ति को क्या कर दिया, अपनी मनोवृत्ति को आपने स्थिर कर लिया। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, मनोवृत्ति कहते हैं। चंचलता नहीं, चंचलता स्वभाव में आती है, एक उम्र के बाद ढल जाती है। चंचल होना बहुत स्वाभाविक है, होना बहुत जरूरी है। इंसान वही है जो किसी, जब खुशी हो तो फिर वो खुश दिखना चाहिए, जब वो सीरियस है तो वो सीरियस दिखना चाहिए, जब वो गंभीर है तो वो गंभीर दिखे, जब वो प्रेम में हो तो एक माँ की तरह हो, जब केयर में हो तो पिता की तरह हो, जब साथ में चले तो पति की तरह चले, जब रक्षा करे तो भाई की तरह करे, जब पढ़ाए तो गुरु की तरह पढ़ाए, जब बच्चों के साथ खेले तो बच्चा बन के खेले। ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं। ठीक है, चले तो यहां पर हमने विकल्प सी का चयन किया। अब हम पहुंचते हैं पांचवें प्रश्न पर। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या कहलाता है। ध्यान रखना, अपने राइट्स पाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं वो वास्तविकता में क्या कहलाते हैं, समिति कहलाती है। नहीं, ये तो कानून बनाने के लिए या फिर किसी चीज की कह सकते हो कि किसी चीज की जांच करने के लिए होती है। सम्मेलन केवल एक जगह जुड़ने के लिए होते हैं और समवाय विधियां होती हैं, है ना। लेकिन संघ जो होता है, इसीलिए आरएसएस को संघ कहा गया है, क्योंकि संघ जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठन बनते हैं। जब समूह बनते हैं तो वो संघ कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया जो संगठन है वो क्या कहलाएगा, संघ कहलाएगा। परफेक्ट आंसर होगा मित्र। अर्जुन मीना राधे राधे बचे। चलिए, राधिका नीतू सभी के आंसर सही है। विराट सैनी, काफी दिन बाद दिखा है ये। चलिए तो एक और प्रश्न है, छठवां प्रश्न। अनेकार्थी शब्द आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। क्या घंटा के अनेक अर्थ निकलते हैं, हाँ निकल सकते हैं, लेकिन घंटाटार क्या लिखा होता है, घंटा भी मान लो लेकिन नहीं होगा, मिनट के भी नहीं और सेकंड के भी नहीं। लेकिन हाँ, काल के जरूर बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे एक काल का मतलब होता है समय, एक काल का मतलब होता है मृत्यु, एक काल का मतलब होता है टेंस, यानी एक काल का मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण में क्रिया का भेद, है ना, क्रिया को बोलता है। एक काल का मतलब होता है यमराज, समझ रहे हो, एक काल का मतलब क्या होता है, यमराज। तो यहां विकल्प जो है ऑप्शन लगाएंगे। सर ये पहले आता था क्या, हाँ विराट नाम से आता तो था, मुझे ये नहीं पता कि विराट सैनी ही था क्या। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षुधा माने होता क्या है। तो सबसे पहले तो बताओ जरा, किसको पता है कि क्षुधा माने क्या होता है, किसका अर्थ कौन जानता है, कोई जानता है आप में से कि क्षुधा किसे कहते हैं। तो क्षुधा शब्द जो है बच्चे वो कहलाता है तृष्णा को। क्या, किसको कहते हैं, तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या होता है, इच्छा, चाह, उसे ही कहते हैं क्षुधा। तो इसका जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो होगा तृप्त। और तृप्त का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। संतुष्टि किसी के पास है उसको बोलते हैं तृप्त, जिसकी पूर्ति हो जाए किसी चीज से, हा मन तृप्त हो गया, ठीक है, तृप्त हो गया। तो विकल्प सी का चयन करेंगे। हम पहुंचते हमारे आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ना। कितने प्यारे विद्यार्थी हैं जो इस प्रश्न को बहुत शानदारी से पढ़ेंगे। इसमें कैरेक्टर का नाम लिखा है वो है कर्ण, ठीक है। इतिहास में अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर पढ़े हैं उन सब में मुझे एक ही कैरेक्टर जो है वो सबसे प्रिय लगता है, और वो है कर्ण का।
ऐसा नहीं कि क्यों प्रिय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि विपदा आते हुए, परिस्थितियां खराब होते हुए भी अपने आप को इतिहास में अमर करने वाला अगर कोई एक महान योद्धा था तो वो कर्ण था। इच्छाओं को त्यागने वाला अगर कोई महान योद्धा था तो कर्ण था। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं इसका फैन हूं कि मित्रता अगर कोई सच्चे मन से निभाने वाला कोई व्यक्ति इतिहास में किसी को उदाहरण देना हो दोस्ती का तो कभी कर्ण से देना, जो जानता था कि मैं गलत के साथ हूं तब भी खड़ा रहा, ये जानता था कि सामने साक्षात वासुदेव हैं और उनके होते हुए ये युद्ध हम कदापि नहीं जीत सकते, तब भी वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। ये जानते हुए भी कि मुझे काल के गाल में समाना पड़ेगा, तब भी वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। ये केवल और केवल एक मित्रता ही कर सकती है। इसीलिए मित्र कम बनाओ। मुझे लगता है कि पूरे जीवन में हमारे 2 से 3 मित्र होने चाहिए। बाकी का हमारा कनेक्टिविटी तो लाखों लोगों से होती है, हम सोशली जुड़ते हैं तो हजारों लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन मित्र हमारे बहुत स्पेशल होने चाहिए। और मित्रता केवल 2 या 3 लोगों से होती है एक्चुअल में जो मित्रता होती है, और वो ऐसी होती है कि शायद हम सालों बात ना करें, लेकिन जब हम पल भर के लिए भी बात करें तो हमारे अंदर वही फीलिंग होना चाहिए, और भाई क्या चल रहा है तेरा, कैसा है, हाँ बता क्या काम है। उसको काम भी अधिकार पूर्वक दिया जाता है, अरे ऐसा करना है तुझे। मित्रता ऐसे नहीं कहते यार भाई यार सुनो ना प्लीज मेरा एक काम कर देना, आपसे विनती है। अरे काय की विनती, दोस्ती में ऑर्डर दिए जाते हैं, बोला ये काम करना है तुझे, करना है तो करना ही है, सामने वाला करेगा, सोच ही नहीं सकता, वो ये भी नहीं कह सकता कि भाई नहीं, इसको कहते हैं दोस्त। चलिए, तो अब लिखा हुआ है कर्ण का अधिरथ सूत कहा जाता है, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। सूत का मतलब समझना और अधिरथ का मतलब समझना। अधिरथ का मतलब क्या होता है, रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष या चौकीदार नहीं। तो अधिरथ कहते थे जो रथ हाँकता था उसे, तो रथ हाँकने वाले को क्या कहा गया, अधिरथ कहा जाता था। तो यहां पर हम विकल्प ए का चयन करेंगे। तो मध्यम वर्ग के हो कोई राजा नहीं, तुम्हें अपना राज तिलक स्वयं करना होगा, बिल्कुल। और ये भी चीजें हैं जो जीवन में मिलती हैं हर चीज से, लेकिन कोई ना, हमें अपना राज तिलक खुद से नहीं करना होता, केवल हमें अपनी मेहनत करनी होती है, ठीक है। और जब भाग्य में होता है तो कोई भी राजा बन सकता है, मध्यम वर्ग से ही लोग राजा बनते हैं। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग से ही आते थे, एक समय था वो मध्यम वर्ग से आते थे और आज सच में वो राजा हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से। आप क्या विचार रखते हो, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये तय करती हैं कि आप राजा बनोगे कि नौकर बनोगे या फिर सेनापति बनोगे, ये सब तय करता है। पानी गए ना उबरे डॉट 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 के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई ये पंक्ति। तो सबसे पहले इस पंक्ति को पूरा कौन करेगा, इस पंक्ति का पूरा नाम है रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष और। रहमन कह रहे हैं, कौन कह रहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कौन कहते हैं, रहीम कहते हैं, खाने खाना कहते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक है रहीम दास, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनमें इनका रहीम ग्रंथावली जो दोहों का संकलन है, जिसमें लगभग इन्होंने 302 दोहे लिखे, वो बहुत फेमस है। तो बिल्कुल आंसर आपने एकदम सही लगाया है, पकड़े सही पकड़े हैं। एक और प्रश्न है 10वां प्रश्न, ये हल्के प्रश्न नहीं है, यहां पर जो टिका हुआ है, चाहे वो नीतू हो, नीतू राठौर हो, राधिका हो, ये सब अगर आप इस लेवल के प्रश्न पढ़ रहे हो तो ये समझ लो कि आप हिंदी के उस बेस पर हो जिस बेस से हर एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। और इसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा सर इससे हाई भी पढ़ना पड़ेगा, फिर केवल एक ही इससे हाई एग्जाम होता है जिसके लिए हमें साहित्य पढ़ना होता है, और वो है यूजीसी नेट। उसके लिए हमें साहित्य को पूरी मर्म से जानना होता है। तो चलिए देखते हैं इसका विकल्प आप लोग क्या लगाते हैं। बिल्कुल, वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ध्यान रखना। और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा एक महाकाव्य भी लिखा गया था, प्लीज आप लोग एक बार नाम टाइप कर देंगे। महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था प्रिय प्रवास, और याद रखना ये खड़ी बोली में लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य था। खड़ी बोली में लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था, तो याद रखना प्रिय प्रवास। और वैदेही वनवास भी किसने लिखी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं दोस्तों एक और प्रश्न पर, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। 11वां जो प्रश्न है वो छंद से है। छंद जानता है कोई, छंद किसे कहते हैं, छंद का मतलब होता है कि काव्य के निर्माण में, ठीक है, काव्य के निर्माण में यति गति मात्रा तुक आदि का सहयोग होता है।
इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर जो रचना बनती है उसे छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो ध्यान रखना, इन दोनों ही छंदों की गणना जो होती है, गणना का मतलब होता है इनकी पहचान, इनका गुना, तो वो होती है मात्राओं से। किससे होती है? तो याद रखना, इन दोनों छंदों की जो गणना है मात्राओं से होती है, इसीलिए इन्हें मात्रिक छंद कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें मात्रिक छंद कहा गया है। वार्णिक छंद नहीं होगा, मुक्तक छंद भी नहीं होगा। मुक्तक छंद में तो दोनों प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। तो विकल्प सीधा सीधा ए का चयन करेंगे। वार्णिक छंद कैसे होते हैं गुरुजी? वार्णिक छंद में जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंद्र वज्रा, ये वार्णिक छंद है। अगर मैं लिखता यहां पर सवैया, ये वार्णिक छंद है। अगर मैं यहां लिखता कवित्त, ये वार्णिक छंद है। अगर मैं यहां लिखता मनहरण, ये वार्णिक छंद है। अगर मैं यहां लिखता साथियों उपेंद्र वज्रा, अगर मैं यहां लिखता मालिनी छंद, अगर मैं यहां लिखता वसंतलिका, ये सारे जो छंद हैं ये कैसे हैं? ये वार्णिक छंद हैं। मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? जैसे हरि गीतिका लिखा हो, है ना, हरि गीतिका लिखा हो, समझ रहे हो, दोहा लिखा है, चौपाई लिखा है, रोला लिखा हुआ है, उल्लाला लिखा हुआ है, उल्लाला लिखा हुआ है, गीतिका लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ये छंद जो है, सोरठा लिखा हुआ है ना, बरवे छंद लिखा हुआ है, ये जो छंद है, ये जो छंद है ये मात्रिक छंद होते हैं। ये ध्यान रखना, जब आप छंद, कभी मैं अगर मौका मिला छंद पढ़ाने का तो आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। मैंने इनकी क्लास को बस 20 दिन ले रही, ठीक है। एक और प्रश्न है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ भाई, बिल्कुल थ्योरी की क्लास है, अगर आप चाहे देख सकते हैं। और कुछ, लेकिन कुछ ही टॉपिक्स हैं, सारे तो नहीं है। हाँ, तो सारे मोस्टली टॉपिक हैं, वो ध्यान रखना है। तत्कर्म का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप किस प्रकार से इसको हल करेंगे? तो सबसे पहले छोटी सी चीज देखेंगे कि सत्कर्म में अगर आप एक सिंगल वर्ड निकालोगे तो कर्म शब्द अलग होता है और सत अलग होता है। लेकिन आप देखोगे आधा ता है, तो आधा ता को अगर हम अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। तो सत धन कर्म से ही सत संधि होती है और इसमें व्यंजन संधि होती है। मित्र, कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो, सत धन कर्म जो है वो हमें विकल्प सी में सूचित होता है, बाकी के कहीं भी इस प्रकार का विकल्प देखने को नहीं मिलेगा। विकल्प सी सही आंसर होगा। बिल्कुल सभी के सही आंसर है बच्चे, शानदार। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर मैं 13वां प्रश्न रख रहा हूं। 13वां प्रश्न, दही बड़ा में कौन सा समास है, कौन बताएगा? हालांकि बेहद सरल है, लेकिन हाँ, अगर प्रश्न को कठिन करना हो तो इसी में अगर हम और डीपली प्रश्न डालते तो ऑप्शन चेंज कर देंगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि मोस्टली बच्चों को पढ़ा है, दही बड़ा तो समास बता देगा कोई भी। तो याद रखना, एक्चुअल में इसमें होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, मैं इसकी पूरी डिटेल लिख देता हूं। लुप्त पद, या फिर इसे कहते हैं, एक और नाम है इसका, मध्यम पद लोपी और तत्पुरुष समास। इन दो नामों से यह जाना जाता है, तत्पुरुष समास, इन दो नामों से यह जाना जाता है। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा फाइनली ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक भेद होता है, ये चाहे लुप्त पद कह लो उनको, चाहे आप क्या कह लो, मध्यम पदलोपी कह दो। यानी अगर मैं इसका विग्रह करूं तो इसका विग्रह क्या होगा? दही में अब होता क्या है, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि बीच के पदों का क्या कर देंगे, हम लोप कर देते हैं। लोप का मतलब होता है बीच के पदों को हमने कर दिया गायब, और यहां से दही उठाया, यहां से बड़ा उठाया, और इस प्रकार से हमने प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर शब्द बनाया दही बड़ा। ये कहलाता है, यानी बीच के पदों का लोप होने के कारण इसे मध्यम पदलोपी, यानी मध्यम के पद लोप हो जाते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। माता और पिता, इसमें भी यही होता है। नहीं, माता और पिता में बच्चे द्वंद्व समास होगा, ठीक है, और लगा तो है उसमें सूचक। योजना आयोग क्या है, ये पूछा गया प्रश्न है। हिंदी से संबंधित इसलिए है क्योंकि योजना आयोग वास्तविकता में है क्या? क्या कानूनी संस्था है? नहीं। सलाहकार समिति है? हाँ। स्वायत्त निकाय है? नहीं। एक मंत्रालय है? नहीं। ये एक सलाहकार मतलब समिति है जिसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। योजना आयोग एक सलाहकार समिति है जिसे वर्तमान में अब नीति आयोग कहा जाने लगा है।
और इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। तो वेरी गुड, विकल्प बी का चुनाव किया आप लोगों ने। एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पंजाबी भाषा की लिपि आपको बतानी है मित्र कौन सी है। हालांकि सबको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार हिंदी में आता रहता है, क्योंकि लिपियों से संबंधित प्रश्न है तो आता रहता है। तो आपको ये बताना है, एक तो बताना है मराठी की कौन सी है, मराठी भाषा की लिपि का नाम, एक बताना है आपको नेपाली का, एक आपको बताना है संस्कृत का, एक आपको बताना है हिंदी का। तो इनमें से आपको बताना है कि इनकी लिपियों के नाम क्या है। तो ध्यान रखना, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। प्रश्न यह भी आता है कि इस लिपि को जन्म किसने दिया, तो उनका नाम भी याद रखना, गुरु अंगद कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? गुरु अंगद, ये रहे। ठीक है, तो गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि इजाद की गई, बनाई गई, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, मराठी, नेपाली और हिंदी इन तीनों की लिपि एपी है और वो है देवनागरी। साथियों, इसी के साथ संस्कृत की भी जो लिपि है वो देवनागरी है, जबकि प्राचीन समय में संस्कृत जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था और इस ब्राह्मी लिपि से ही कौन सी निकली है? देवनागरी निकली है। यह भी हमें पता होना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं हमारे 16वें प्रश्न पर। मराठी भी देवनागरी में है, वेरी गुड, शानदार। चलो, आशा है कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर जरूर करेंगे सेशन को, और मुझे बता भी देंगे कि सच में ठीक है ना, प्रश्नों का लेवल देखकर लग रहा है ना, ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न छांटे हुए हैं मोतियों की तरह। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये क्लास जो है पसंद आ रही होगी। राधिका, राधिका को बड़ी अच्छी लगती है क्लास, वो सारी क्लासेस देखती है, और है ना। और राधिका तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए, जैसे आप ये तो कर ही रहे हो, साथ साथ में आप वीडियो जैसे एग्जाम, आरओ आरओ का राजस्थान उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, आप कोशिश करो अगर उसको दे पाओ तो। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सबसे फेमस एग्जाम जो है वो आप यहाँ का रीट एग्जाम दे सकते हो, सबसे बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने की मन में लालसा रखते हो कि मुझे थानेदार बनना है, दरोगा बनना है, तो आपको हिंदी जो है वो सिलेक्शन दिला देगी, क्योंकि उसमें 200 प्रश्न आते हैं पूरे एग्जाम में, और 200 में से 100 प्रश्न अकेले हिंदी के आते हैं। तो हिंदी ही सिलेक्शन दिला देती है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप राजस्थान दरोगा हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। सर जी ये तो 12वीं फेल है ठीक है, जो भी है, लेकिन उसके पढ़ने का मन देखा है, वो धीरे धीरे पढ़ेगी, अभी 12वीं करेगी, देन फिर उसके बाद वो, है ना, कोशिश कराओ उसको ग्रेजुएशन वगैरह अच्छे से करे, वो ग्रेजुएशन कर लेगी, एक बार पीजी कर लेगी। कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मिनिमम जो हायर एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो हमें आपको पीजी भी करनी चाहिए, और अगर आपके यहाँ पढ़ने वाले बहुत हैं, आपको सपोर्टिव हैं, तो एक विषय में कम से कम आपको पीएचडी भी करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक का सफर आपको करना ही चाहिए शिक्षा में। ठीक है, चलिए घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपसे करा, जरा बताओ उसको। सर थ्योरी पढ़नी है मेरे को, कोई और कोर्स लॉन्च किया हुआ है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं। अगर थ्योरी, अभी केवल मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी कैसी पढ़ा रहा हूँ ये तो अब कौन बताएगा मुझे, कोई इसमें से है क्या जिसने एप्लीकेशन पर कोर्स लिया है? तो वहाँ पर थ्योरी चल रही है अभी, वो जीएस की थ्योरी है। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो अभी कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए तो इस पर डली हुई है, तो वाईटी पर प्रॉपर थ्योरी डली हुई है मेरी, और उसमें लगभग कम से कम दोस्तों फ्री में थ्योरी है, और उसमें कम से कम नहीं तो लगभग होंगे 25 से 30 चैप्टर हैं, मतलब 30 लेक्चर है, जिसमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक शायद मैंने कवर किए, 10 टॉपिक कवर किए होंगे मे बी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो चीजें याद रखना है। लेकिन घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि लज्जित होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ने का क्या मतलब होगा? लज्जित होना। तो यहाँ पर जो है हम विकल्प कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर हम विकल्प बी का चुनाव करते हैं मित्र। इसके बाद हम पहुंचते हैं 17वें प्रश्न पर। उत्थान का विलोम क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, ये एसएससी जीडी में भी आता है, ये सब इंस्पेक्टर में भी आता है, ये रीट में भी आता है, और ये अध्यापक, सहायक अध्यापक की वैकेंसी है उसमें भी आया था। तो ये प्रश्न सदाबहार होते हैं। उत्थान का विलोम पतन क्या होगा? तो याद रखना, उत्थान का पतन हो जाता है। उत्कर्ष का कोई पूछे क्या होगा तो बता देना कि उत्कर्ष का जो है वो अपकर्ष होता है। उन्नयन का क्या होता है? अवनयन होता है। और अवनत का क्या होता है? तो उन्नत होता है। ये सभी के आपके सामने जो है वो विलोम लिखे हुए हैं, याद रखना। तो उत्थान का पतन हो जाएगा। आज भूकंप के बारे में पढ़ा रहे थे। हाँ भाई, भूकंप के बारे में पढ़ा रहा था, और भूकंप क्या होता है आप सब जानते ही हो। ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ वेव्स होती हैं जो नीचे, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई चीज अंदर दाब के कारण, एक्सटर्नल फोर्स और आंतरिक फोर्स के कारण टकराई,
अब यहां पर क्या होता है, जब भी कोई चीज टकराती है या जब भी कोई चीज यहां पर फोर्स करती है तो यहां से फिर क्या निकलती, वेव्स निकलती हैं, ठीक है। और वो वेव्स जो है वो ऊपर जाती हैं, ऐसे 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 गोल में ऐसे फैलती हैं, ऐसे तो फैलती है। तो नीचे तो कुछ नहीं है, अब ऊपर अगर सरफेस है तो वहां आएंगी, तो सबसे पहले जहां आएंगी वहां सबसे ज्यादा विनाश करेंगी, इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, एपिसेंटर। और फिर चारों तरफ विनाश करेंगी, तो यहीं, और ये जो यहां से शुरू होता है उसको फोकस केंद्र कहते हैं, आदि केंद्र, है ना। तो ये फोकस केंद्र है। तो इस प्रकार से फिर क्या है, भूकंप आ जाता है, लोग चीजें हिलने लगती है ना। अब बस प्रश्न ये आते हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। और भूकंप के मापन को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, ठीक है। अभी ज्वालामुखी भी फटते हैं, नीचे से कहां से निकलता होगा लावा, भाई नीचे तो हमें ऐसा लगता है ना कि पानी पानी भरा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ स्थानों पर, जैसे इक्वेटर पे जाके देखो, प्रशांत महासागर में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, तो कैसे फटते हैं, अब उसके अंदर से एकदम से लावा और आग निकलती है, कहाँ जमीन में कहां से आग आ गई। तो इसका मतलब है, और ये पृथ्वी के अंदर के भाग का जो भी लोग अध्ययन करते हैं ना, हिंदी में उनके लिए एक शब्द आता है, तो अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, हिंदी में उनको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता, यानी भू के गर्भ, यानी भू के जमीन के अंदर की चीजों की वो लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं कि अंदर क्या है जमीन में, और नीचे क्या है, और नीचे क्या है, और नीचे क्या है। तो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, ठीक है। चल अगला देखते हैं, 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न एक आपके सामने रखता हूं। अनुकूल शब्द का विलोम हम सब जानते हैं, अनुकूल का मतलब होता है अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, इसका मतलब मेरे साथ हैं। इसका जस्ट विलोम होता है समय मेरे प्रतिकूल है, इसका मतलब है कि वो मेरे अनुकूल नहीं है। धारा के अनुकूल, मान के चलो नदी बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है। अगर ऐसे बह रही है, इधर से ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और यहां से नदी बहती हुई आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति बह रहा है तो ये क्या है, धारा के अनुकूल है। और सोचो अगर इधर से कोई इधर जाना चाह रहा है, मान के चलो उसके पास ऐसे जाना है, यहां पर सोना गड़ा है यहां पर, और रास्ता नहीं है लेकिन नदी के आना है, और वो ऐसे आ रहा है, तो ये समझ लेना कि वो धारा के किस प्रतिकूल आ रहा है, कैसे आ रहा है, उल्टा, ठीक है। तो अनुकूल और प्रतिकूल, जो मेरे अनुकूल है इसका मतलब है जो मेरे मतलब मेरे साथ साथ में चल रहा है, मेरे सहयोग में है, वो अनुकूल। और प्रतिकूल का मतलब होता है मेरी परिस्थितियां जब उल्टी हो जाती हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। तो जो विपरीत है वो प्रतिकूल है, जो अनुकूल है वो अपने सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 19वां प्रश्न देखो जरा, आगे डॉट 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 पीछे खाई, बीच में क्या लगा दूं भाई, आगे बीबी पीछे खाई, कौन है आगे बताओ, आगे सिर गया पीछे खाई, आगे अशोक पीछे खाई, आगे कुआं लगा दूं, चलो मैं कुआं लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कि आगे कुआं और पीछे खाई, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुआं कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो विकल्प आप चलेंगे ऑप्शन सी, वेरी गुड, विकल्प सी का चयन करते हुए बिल्कुल सही आंसर है सभी का, आंचल कुमारी। राधे राधे बच्चे। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति बहुत प्यारी है, और आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों कि चोर की दाढ़ी में तिनका का आंसर क्या होता है सही। चोर का स्वयं डरना, चोरी पहचानना, गाड़ी मतलब दाढ़ी जो है वो गंदी होना, हम चोर की दाढ़ी में होना नहीं, चोर का स्वयं डरना। एक्चुअल में तिनका का मतलब होता है अपराधी स्वयं शंका से घिरा रहता है, और इसके लिए इन्होंने जो अर्थ दिया है वो शायद यही होगा, चोर का स्वयं डरना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, हाँ, तो यहां एक्चुअल में जो इसका अर्थ होता है वो सही से ये निकल कर आता है, अपराधी, अपराधी सदैव शंका में घिरा रहता है, या शंका से घिरा रहता है, शंका या भय से घिरा रहता है। तो अपराधी सदैव शंका से घिरा रहता है, डर लगता है उसको पल पल पर, कोई ऐसे बोलेगा कि मर्डर हो गया तो सबसे पहले वही डरेगा, उसके हाथ से बर्तन छूटेंगे, है ना। इंद्र शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, इंद्र का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। पंचबाण, पिनाकी, शक्र और मनोज। अब बताओ आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, तो इसका आंसर मैं ले लेता हूं नीतू से। नीतू आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। राधिका भी आंसर देगी, विराट भी आंसर दे रहा है। अब तुम कहोगे सर हम सबके पास आंसर है, बीएस कौन है, ये बीएस का मतलब वर्षा, बीएस का मतलब विवेक सिंह, बीएस चौहान, ओके, आंचल, नीतू, सबके आंसर आ गए शक्र। तो ठीक है भाई, फिर अब आप लोगों ने दे दी आंसर, तो फिर मैं, चलो ठीक है,
मैं सोच रहा था कि शायद ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन कोई बात ना। इतनी जल्दी आंसर लाते कहां से हो? ये तो कामदेव का हो गया, ये शिव का हो गया, और पंचमाण भी किसके हैं? तो कामदेव के हैं। तो ये भी कामदेव का कॉपीराइट है इस पर भी। अब ये भाई साहब बचे, इन्हीं को कहते हैं देवराज। इन्हीं को कहते हैं देवराज कह लो, या इनको आप बिडोजा कह लो, इन्हीं को आप वज्रपाणी कह लो, या फिर आप जो है वो इन्हीं को सुरेंद्र कह लो, इन्हीं को आप सुरेश कह लो, इन्हीं को आप अमरपति कह लो, इन्हीं को ही आप देवराज, और इन्हीं को आप कह लो वज्रपाणी, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, है ना, और है ना, बहुत सारे नाम हैं इनके, मन भर के, में अगर आप ध्यान पे आ गया तो बहुत सारे हैं। हाँ सही है, सही है। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। चलो इसका हल निकाल के दिखाओ फटाफट से कि इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, और भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो मुझे लगता है कि शुद्ध वाक्य में सेना शब्द तो बिल्कुल नहीं आएगा, भक्तों का सेना से वर्ड नहीं आएगा। भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, जबकि टुकड़ी सेना को ही बोलते हैं। भक्तों की भीड़ या मंडली जा रही थी, इसमें से दो हो सकते हैं। तो भक्तों की मंडली, मुझे लगता है विकल्प बी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो समूह में चलते हैं, तो मंडली कहलाती है उनकी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भीड़ जनता की होती है, और भक्तों की मंडली शब्द का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसी कृत में समास पूछा है, कौन सा है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है। अगर जैसे विग्रह करोगे, देखो समास कब पहचानते हैं? समास जब पहचानेंगे जब आप इसको तोड़ोगे। क्या तोड़ सकते हो इसको? क्या लिखा हो सकता है यहाँ पर? तुलसी कृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा, कृत, कृत का मतलब होता है रची हुई, रचना, ठीक है। तो जो तुलसी के द्वारा रची गई है उसको कृत बोलते हैं, और के द्वारा जो आता है वो आता है तत्पुरुष समास में। अगर कभी भी कोई विभक्ति आ जाती है तो वो विभक्ति हमेशा किसके लिए होती है? तत्पुरुष समास के लिए। तो इसका मतलब है ये। अच्छा, के द्वारा किसकी है? तो मैं बता देता हूं आपको, के द्वारा है करण तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास से भी अगर डीपली प्रश्न आएगा कि कौन से तत्पुरुष समास के भेद से उदाहरण है, तो करण तत्पुरुष समास से, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत होता है। 24वां प्रश्न, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प। तत्पुरुष समास पहचानना है। तत्पुरुष समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास रसोई घर है, रसोई के लिए घर, ये है तत्पुरुष समास। त्रिभुवन में द्वंद्व समास होगा बच्चे, सॉरी द्विगु समास होगा, पहला पद संख्यावाचक है। इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि विशेषता है बताई गई है युवक की कि वो नया है। राम सीता में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? जोड़े हैं, राम और सीता। विग्रह करोगे तो और आएगा। तो यहां पर विकल्प के रूप में हम ए का चयन करेंगे। अगले प्रश्न पर जैसे पहुंचते हैं, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना, मूलतः यथधन अर्थ आता है, और यथार्थ में संधि हो जाएगी दीर्घ। ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। तो यहां पर जो विकल्प है वो ऑप्शन ए लगा देना। अगला है महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में बच्चे याद रखना, महाधन उदय मूल शब्द होता है। जहां पर आप देखोगे तो यहां पर इस और इस वर्ण में संधि होती है, यानी आ और उ। जब भी आ और उ मिलते हैं तो जिस स्वर का निर्माण करते हैं वो स्वर है ओ, ठीक है, यही है। तो आ और उ जब स्वर को मिलते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गुण स्वर। अगर इसको गुण स्वर कहा जाता है, जब इसका प्रयोग हो रहा है, तो समझ लेना कि गुण स्वर संधि है। तो जहां पर गुण लिखे वहीं पर आप आंसर लगाएंगे। तो विकल्प सी इसका सर्वोत्तम, उचित और सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोम बताना है। हर्ष का विलोम क्या होता है मित्र? हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न, तो इसका विषाद होगा, ठीक है। बाकी के बहुत सारे लिखे, सुख का दुख हो जाता है, लेकिन यहां पर विकल्प होगा ऑप्शन डी। हर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों? विषाद होता है। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का मतलब सदैव रहने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है शीघ्र चीजें नष्ट होने वाला। तो शाश्वत का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है। तो यहां पर आप 29वें प्रश्न का जो विकल्प है वो ऑप्शन डी का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न भी आपने हल कर लिया, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्र? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार कि ये सही सही किस किस का होता है।
एंड सही करने से पहले इस प्रश्न को, सेशन को, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, केवल वही लाइक करेंगे, जिन्होंने कर दिया है उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं तो वो कहते हैं गुरुजी हम फिर से कर दें क्या लाइक, नहीं। अब आपको बताना, एक कहावत है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब है चूहे की चमड़ी से बड़े बड़े ढोल नहीं बन सकते। उसका कारण है, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी चमड़ी चाहिए, तो इसीलिए इसका अर्थ क्या होता है, कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना नहीं। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगर आपके पास साधन है, 200 आदमी के खाने की व्यवस्था है और आप सोचोगे 2 लाख आदमी को खाना खिला दो, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सीमित साधन अगर आपके पास है तो आप बड़े काम नहीं होते, उसके लिए उतना ही बड़ा आपको साधन और प्रयोजन करना पड़ता है, वो ध्यान रखना। क्या कह रही है, क्लास रुक गई, पहले ही नेट नहीं चल रहा मेरा तो। अच्छा, बाकी का तो अभी फिक्स है ना, क्लासेस तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीजें। मेरा तो नहीं जा रहा ना, मतलब वो तो नहीं हो रहा, हैंग तो नहीं हो रहा, या मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे बफरिंग हो रही है, वो तो कुछ नहीं हो रहा ना। ओके, थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न देखते हैं, यहां चलते हैं हम 31वें प्रश्न पर बॉस। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अच्छा, तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द का चयन करना है। आप बता सकते हैं क्या इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत का भाषा का है? संस्कृत भाषा चुननी है आपको बस। महेंद्र गोरा, यस सर। ओके, तो क्या बता सकते हो इसमें से क्या आंसर है? नहीं सर, आपके क्लियर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे बारात शब्द संस्कृत का नहीं है, हिंदी का है। संस्कृत में बोलते थे इसको वर यात्रा। मित्र क्या बोलते थे? वर यात्रा। वर्षा सही है। हाथी को संस्कृत में हस्ती कहा गया है और आंसू को संस्कृत में अश्रु कहा गया है, और वर्षा को, वर्षा तो संस्कृत शब्द ही है, तो यहां पर वर्षा जी तो संस्कृत शब्द है, बाकी का कोई संस्कृत नहीं। कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइए एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के आधार पर आपको बताना है चिंतामणि के लेखक कौन है। तो यहाँ पर चिंतामणि एक निबंध है, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। अगर ये निबंध है तो ये किसका निबंध है? विवेकी यार का। मैंने आपको बता चुका हूं, काफी बार मैंने आपको ये प्रश्न कराया है कि चिंतामणि किसका निबंध है। ये बहुत फेमस निबंध है जो कि लिखा था, है ना, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम पहुंचते हैं हमारे 33वें प्रश्न पर। आपको बताना है उर्वशी के लेखक का नाम बताना है, और हम सब जानते हैं उर्वशी किसने लिखी हुई है। सुमित्रानंदन पंत की है क्या, निराला की है क्या, नहीं, अज्ञे की है, नहीं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी ही नहीं लिखी, उर्वशी के साथ इन्होंने लिखी परशुराम प्रतिज्ञा। परशुराम की प्रतिज्ञा अगर कोई कहे किसने लिखा है तो रामधारी सिंह दिनकर ने। रश्मि रथी किसने लिखा है? रश्मि रथी किसने लिखा है? तो भी इन्होंने लिखा है, दिनकर ने। और कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? तो याद रखना कुरुक्षेत्र नामक जो रचना है, महाकाव्य है, वह भी किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने लिखा है। पंचानन में समास पूछा है दोस्तों आपसे, पंचानन में समास कौन सा होता है? तो ध्यान रखना पंचानन में जो समास होता है, 5 हैं आनन जिसके। कितने आनन है मित्र? 5 हैं आनन जिसके, और 5 आनन किसके हैं? तो वो हैं शिव के। ठीक है, इसके अलावा सिंह को भी बोलते हैं, सिंह को भी क्या कहते हैं दोस्तों? हम पंचानन कहते हैं, लेकिन यहाँ शिव के लिए आया है। दोनों पद मिलकर अगर तीसरे पद के लिए रूढ़ हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम एक ही विकल्प का चयन करते हैं, और वो है बहुव्रीहि समास। सब जानते हैं इस चीज को, ऐसा तो नहीं है कोई इस चीज से अनभिज्ञ हो, मतलब किसी चीज को ये नहीं आता हो, ऐसा तो नहीं है। 35वां प्रश्न देखते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ये भी एक शानदार प्रश्न है, आइए एक बार इसको भी देखते हैं। पुरुषोत्तम में समास कौन सा है? तो याद रखना पुरुषों में जो उत्तम है, कर्मधारय समास इसमें होना चाहिए था। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, कर्मधारय कहाँ लिखा है? कर्मधारय पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में जो उत्तम है, कर्मधारय समास ही है, विशेषता है पुरुष की। तो अगर अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। कर्मधार और द्वंद्व, सॉरी दिगु, कर्मधार और दिगु समास, ये दोनों ही जो हैं वो किसके भेद हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूं।
ये दोनों ही जो है वो तत्पुरुष के भेद हैं। अब क्या है, अलग अलग हो गए। पहले ये जब भी आते थे तो तत्पुरुष समास में आते थे। अब जब इन उपभेदों को ना दिया जाए तो ऐसे कोई भी उदाहरण जो कर्मधारय या द्विगु के हों लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय या द्विगु समास नहीं हो, तब आप क्या करेंगे, हमेशा एक ही विकल्प लगाएंगे, वो है तत्पुरुष समास। तो इसका जो चयन है वो विकल्प डी के तौर पर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरी गुड। 36वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समास का सही विकल्प है द्विगु समास। बताओ, द्विगु माने संख्या। आपको संख्या पहचाननी है, कहीं संख्या लिखी मिल जाए, जैसे नवरत्न यही लिखी है संख्या, इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है और इसमें भी कोई संख्या नहीं है। नवरत्न में गुरुजी क्या संख्या है, 9 रत्नों का समूह है। 9 रत्नों का जो है वो समूह जो है क्या कहलाता है, नवरत्न। तो 9 मतलब 9। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनना है। कर्मधारय समास आपसे पूछा है मित्र, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास का मतलब या तो तुलना या फिर काम से जी चुराने वाला, ये तो तत्पुरुष समास है। पंचवटी 5 वटों का समूह, ये तो द्विंद समास है। रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, ये तो तत्पुरुष समास है। स्वर्णाक्षर का मतलब है स्वर्ण के समान अक्षर, स्वर्ण के समान अक्षर। तो यहां तुलना करा दी, के समान तुलना हो गई किसकी, सोने से, अक्षर की। तो यहां पर जो विकल्प है वो ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ये सेशन जो है वो आज यहीं तक था। आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत शानदार लगे होंगे, बहुत उम्दा लगे होंगे। कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा। ईशांत, हेलो भाई, राधे राधे। आप आए और हम चल दिए, बस इतनी सी ही मुलाकात थी हमारी। नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार। आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं और इतनी ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, ललक से पढ़ते हैं। सभी के सभी बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से हम शाम 7 बजे और फिर मिलते हैं कुछ नए अटपटे प्रश्नों के साथ और कुछ मुलाकातों के साथ और कुछ मीठी और प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।